नमस्कार दोस्तों। आज के टॉपिक की जो चर्चा हम लोग करेंगे वो है डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो काफ़ी समय से फिर से न्यूज़ में चल रहा है। तो आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सबने अखबार में पढ़ा होगा कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की डिसीजन लिया है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो हम लोगों ने रशिया के साथ मिलके जॉइंटली बनाया था। ये मिसाइल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस मिसाइल का एक सबसे बड़ा खास एलिमेंट ये है कि इंडिया और रशिया की डिप्लोमेसी में एक ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है कि दोनों देशों ने एक बड़ी मैच्योरिटी दिखाते हुए एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों ब्रह्मोस के बारे में ये है कि क्योंकि जॉइंटली भारत ने और रूस ने मिलकर इसको बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये एक हमारी तरफ से दूसरे देशों के लिए, खास करके अमेरिका जैसे देश के लिए, एक टेम्पलेट भी बैठता है कि हम उनको हमेशा जो है ब्रह्मोस के बारे में बताते हैं कि देखिए, रूस ने हमारी मदद करी और जॉइंटली हम लोग दोनों देश मिलकर एक तरीके से ब्रह्मोस का डेवलपमेंट कर पाए। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है दोस्तों कि कहीं ना कहीं रशिया इनसिक्योरिटी वाला देश नहीं है। ब्रह्मोस बनाने के बाद, भारत में उसका इक्वल पार्टनरशिप होने के बाद, को प्रोडक्शन करने के बाद, रूस ने भारत को हमेशा से इनकरेज किया कि भारत आप इस ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कीजिए। उससे सिर्फ रशिया का इमेज नहीं बल्कि इंडिया का एक बहुत बड़ा इमेज बनता है। अभी तक काफ़ी सारी बाधाएं थी दोस्तों, हम लोग कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल को एक तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उसमें सरकार की आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था। तो जो भारत में पिछली सरकार थी, जो यूपीए गवर्नमेंट की थी, कहीं ना कहीं उनकी ऐसी एक सोच थी कि हमें मिसाइल का एक्सपोर्ट, ये टेक्नोलॉजीज़ खास करके जो डिफेंस की हैं, इनका एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके उन देशों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई तीसरा देश अपसेट हो जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर जो यूपीए सरकार की एक नीति हुआ करती थी वो ये थी कि भाई ठीक है, चीन जो है वो अपनी हरकत कर रहा है, जो वो करना चाहता है उसको करने दीजिए, हमें उसको एंटागोनाइज नहीं करना चाहिए, हमें अपने स्टेटस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जब से 2014 से सरकार बदली, तब से भारत के ऊपर एक तरीके से थ्रेट्स भी बदले। चीन ने सबसे पहले डोकलम में क्राइसिस किया, उसके बाद आज की डेट में अगर हम रिसेंटली देखते हैं तो लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ उसके साथ चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जैसे जैसे 2014 से भारत में हमारी अर्थव्यवस्था बदली, अच्छी हुई, हमने कई मजबूत कदम लिए, चाहे वो जीएसटी जैसे कदम हों या अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कदम लिए गए हों, इन सारे कदमों से कहीं ना कहीं भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा। जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा तो उससे निश्चित सी बात है कि चीन खुश नहीं हुआ, क्योंकि चीन ने हमारे को एक कॉम्पिटिटर के नज़रिए से देखा। उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये हुआ कि चीन और भारत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रही। 2017 में जैसे मैंने आपको बताया कि डोकलम में एक क्राइसिस हुआ, उसी तरीके से लद्दाख में अभी स्टैंड ऑफ भी चल रहा है। लेकिन 2014 से लेकर 22 तक, पिछले 7 साढ़े 7 सालों में दोस्तों, भारत की सरकारों को और ख़ास करके जो हमारी केंद्र सरकार है उसको एक बड़ी सीधी चीज़ की समझ आ गई कि हम लोग अगर अर्थव्यवस्थिक तरीके से मजबूत बनेंगे तो चीन उससे खुश नहीं होगा और चीन हमें तंग करेगा। चीन ने हमें प्रोवोक किया डायरेक्टली डोकलाम एंड लद्दाख में। उसने पाकिस्तान से रिश्ते इम्प्रूव करे, जिससे कि और कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ही उसकी दिक्कत दिखी। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी 2014 के बाद से जो सरकार है उसने एक निर्णय लिया कि इस स्थिति में अगर चीन ऐसी हरकत करता है कि वो हमारे को आके तंग करे, हमारे बैकयार्ड में आके दूसरे देशों से एंगेज करे और हमें तंग करे, जिसमें पाकिस्तान एक था, श्रीलंका है जिसको एक समय पे उसने प्रयोग किया, अब नहीं कर पा रहा ज़्यादा, तो हमने भी फिर ये बात सोची कि इस केस में टिट फॉर टैट होना चाहिए कि आप जैसा व्यवहार हमारे साथ करेंगे हम आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन हम अपना व्यवहार तब करेंगे जब आप पहली बार अपना व्यवहार हमारे सामने रखेंगे। तो क्योंकि इसकी शुरुआत चीन ने करी, भारत आज की डेट में सिर्फ उसका जवाब दे रहा है।
तो 2014 से दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ को याद रखिए कि हमारी सोच में परिवर्तन आया। हमारी सोच में सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि अब हमें चीन के आसपास के वो देश जो चीन से भी परेशान हैं, जिससे हम लोग एंगेज करते हैं और उनके एंगेजमेंट से चीन की हरकतों से हमें भी परेशानी मिल रही है, हो रही है, तो उस केस में उन देशों की भारत को मदद करनी चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए दोस्तों तो फिलीपींस एक सबसे बेहतरीन देश बैठता है। फिलीपींस जो है साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग वाला एक एरिया है। साउथ चाइना सी में चाइना बहुत समय से अग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर रहा है। मेरी जो आईआर की बुक है उसमें मैंने साउथ चाइना सी के ऊपर पूरा डिटेल्ड डिस्कशन वहाँ पे किया हुआ है। आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो फिलीपींस एक ऐसा देश है जो भारत के साथ भी अच्छा एंगेजमेंट रखता है और भारत के साथ उसके जो कमर्शियल रिलेशन है वो भी साउथ चाइना सी से होते हुए ही वहाँ से ट्रेड होता हुआ आता है। तो दोस्तों साउथ चाइना सी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इलाका इसलिए बन चुका है क्योंकि उस इलाके से हम लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग भी दूसरे देशों से एंगेज कर रहे हैं और कल को अगर चीन उस इलाके में कोई हरकत करता है तो उससे हमारी ग्रोथ को भी बाधा पड़ता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिलीपींस जो है, क्योंकि वो चीन से परेशान है, उसकी हरकतों से साउथ चाइना सी में परेशान है, तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों से एंगेज करना चालू किया और उस कॉन्टेक्स्ट में भारत एक सबसे पहला देश आया। और भारत की काफ़ी समय से एक नीति चल रही है कि हम अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाना चाहते हैं। दोस्तों नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का बहुत सिंपल साधारण सा मतलब ये होता है कि जब हम बोलते हैं कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है तो पहली चीज़ याद रखिए कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हमेशा एक दूसरे देश के कॉन्टेक्स्ट में होता है। यानी कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर किसी के लिए बनते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि भाई भारत और फिलीपींस के रिश्ते देखें तो हम ये कहेंगे कि भाई भारत अपने आप को फिलीपींस का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखता है। तो पहला स्टेप क्या है यहाँ पर कि आप हमेशा किसी दूसरे देश के नज़रिए से देखते हैं। दूसरा, जब आप बोलते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में दोस्तों दोनों देश क्या करते हैं कि यहाँ पर वो कॉमन थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं। और वो कॉमन थ्रेट जरूरी नहीं है कि मिलिट्री थ्रेट हो, वो कॉमन थ्रेट कोई भी थ्रेट हो सकता है। वो इन्वायरमेंटल थ्रेट भी हो सकता है, वो पायरेसी का भी, इससे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड कर रहे हैं तो थ्रेट हो सकता है, या किसी देश का भी थ्रेट हो सकता है जैसे कि चीन है साउथ चाइना सी में। तो दोनों देश क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में, ताकि वो उस कॉमन थ्रेट को मिटिगेट कर पाए। तो देखिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप दूसरे देश की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, आप दूसरे देश की समस्या को अपनी समस्या से जोड़ते हैं और जो दूसरे देश की समस्या है वो आपकी भी समस्या है। तो इन दोनों की समस्याओं का एक मेल देखा जाता है। तो उस स्थिति में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जाता है कि जो ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है आज की डेट में जहां पर दो देश एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि जो कॉमन थ्रेड्स हैं वो दोनों मिटिगेट कर पाए। अब आज की डेट में अगर हम फिलीपींस के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ा कॉमन थ्रेड क्या है दोस्तों कि भाई फिलीपींस कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में चाइना के असर्टिव बिहेवियर से परेशान है। भारत चाइना के साउथ चाइना सी में असर्टिव बिहेवियर से परेशान है। फिलीपींस दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने में मुश्किलें पा रहा है साउथ चाइना सी में। भारत जो साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के देश हैं उनसे ट्रेड करने में मुश्किल पा रहा है साउथ चाइना सी की वजह से। तो साउथ चाइना सी एक कॉमन एरिया ऑफ एक्शन बन चुका है। भारत के मन में एक बात बिल्कुल निश्चिंत और क्लियर है कि हम अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तहत देखते हैं, हम अपने आप को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तहत साउथ चाइना सी रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्योंकि फिलीपींस अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि फिलीपींस अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन देशों के साथ एंगेज करने का सोच रहा है जिससे कि कहीं ना कहीं वो कॉमन थ्रेट्स जो वो देश और खुद भी वो मिटिगेट कर पाए, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये ब्रह्मोस का ट्रांसफर देखना है। तो ब्रह्मोस का ट्रांसफर, जैसे कि मेजॉरिटी लोग हमेशा बोलते हैं कि केवल चाइना के रिलेटेड था, मैं कहूँगा चाइना के लिए नहीं था। चाइना एक फैक्टर है, साउथ चाइना सी दूसरा फैक्टर है, और इंडिया की नीति
कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना तीसरा फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारा जो ये डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारा जो ये डिसीजन लिया गया कि हम एक तरीके से ब्रह्मोस फिलीपींस को देंगे, ये इन तीनों एस्पेक्ट्स का एक मेल है। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट काम क्यों हुआ, ये चला क्यों। इसके 2-3 कारण हैं। मैंने आपको पहला कारण अभी बताया कि जब भारत ने और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस का एक तरीके से को प्रोडक्शन किया, तो रूस ने भारत को हमेशा से एक तरीके से मोटिवेट किया। हमें मोटिवेट उसने ये किया कि भारत जब ये ब्रह्मोस बनेगा आप इसका एक्सपोर्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें चाइना का अगर हम एक एंगल देखें तो उसको टैकल करने के लिए रशिया की खुद की स्ट्रैटेजी है कि वो इंडिया का प्रयोग कर रहा है चाइना के अग्रेसिव असर्टिव बिहेवियर को बैलेंस ऑफ करने के लिए, और उसमें रशिया पूरा सपोर्टिव है इंडिया को लेके। एक जगह पे हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि रशिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वो दोनों यूएस से लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप एक बात ये भी देखिए कि रशिया भी एक तरीके से मल्टी अलाइनमेंट का गेम खेलता है और वो ये चाहता है कि चाइना के साथ वो इंगेज भी करे, लेकिन चाइना के साथ इंगेज इतना भी ना करे कि चाइना रशिया से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो इस केस में रशिया हमेशा से भारत का प्रयोग करेगा चाइना को बैलेंस ऑफ करने के लिए। ये व्यवहार हमने उसका एससीओ में भी देखा, ये व्यवहार हमने उसका ब्रह्मोस में भी देखा। रूस ये बात जानता है कि भारत और चीन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रूस ये बात जानता है कि कहीं ना कहीं चाइना का वो बहुत अच्छा एक तरीके से मित्र है। उसके बावजूद आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि रूस इस बात को भी लेके सपोर्टिव है कि एक ऐसे मिसाइल का ट्रांसफर उस देश को किया जाए जिस देश के रिश्ते चीन के साथ अच्छे नहीं। तो रशियंस को आप हल्का मत समझिए, अमेरिकन्स नहीं हैं वो, मूर्ख नहीं हैं वो, अपना फॉरेन पॉलिसी पूरा वेल प्लान्ड तरीके से खेलते हैं। तो रशिया का एक फैक्टर नंबर 1 जो ब्रह्मोस के केस में हमारे लिए वर्क कर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रह्मोस मिसाइल बनने के बाद इसका इंडक्शन जो भारत की सेना ने किया और भारत की सेना में ब्रह्मोस का एक्सेप्टेंस होना, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरे वर्ल्ड को गया। वो वर्ल्ड को मैसेज दोस्तों ये गया कि एक को प्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी जो दोनों देशों ने मिल के बनाई, उस टेक्नोलॉजी को भारत की सेना ने एक्सेप्ट किया, उस टेक्नोलॉजी को भारत की सेना ने कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब किया। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि यहां पर जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो ये है कि भाई ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका भारत की सेना में एक्सेप्टेंस से एक पॉजिटिव मैसेज बाहर गया, और जो पॉजिटिव मैसेज बाहर गया वो ये गया दूसरी देशों की सेनाओं को कि देखिए एक को प्रोडक्शन वाली टेक्नोलॉजी आपकी सेना अब्सॉर्ब करके प्रयोग कर सकती है। इस हमारी सेना के ब्रह्मोस के एक्सेप्टेंस को फिलीपींस की सेना ने देखा, और सिर्फ फिलीपींस नहीं, आज की डेट में ये वियतनाम भी देख रहा है, सऊदी अरेबिया भी देख रहा है, बहरीन भी देख रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी देख रहा है, बहुत सारे देश देख रहे हैं। ये सारे देश चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी ब्रह्मोस लें। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, और जो फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रह्मोस का भारत की सेना में एक्सेप्टेंस और वो एक्सेप्टेंस का पॉजिटिव मैसेज बहुत मैटर किया। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि ये सारे फैक्टरों से ब्रह्मोस का तो एक्सपोर्ट हम लोग डिफेंस लेवल पे कर पाए, पर हम लोगों ने इंडिजीनियसली एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तेजस भी बनाया है, अर्जुन मेन बैटल टैंक भी बनाया है, इसका एक्सपोर्ट हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि सवाल यूपीएससी में दोस्तों इस पॉइंट पे आएगा कि हमने ब्रह्मोस तो एक्सपोर्ट किया, आपको जितना मार्केट में नरेटिव मिलेगा वो ये मिलेगा कि वो चाइना को टैकल करने के लिए किया। यूपीएससी आपसे एक एनालिटिकल सवाल पूछेगा, यूपीएससी आपसे ये पूछेगा कि ब्रह्मोस को प्रोडक्शन में बना,
लेकिन हमारा जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हमने तेजस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर बनाया, अर्जुन मेन बैटल टैंक बनाया, इनका एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहा? कोई देश आज की डेट में भारत को ये बात क्यों नहीं बोल रहा है? सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, फिलीपींस हो या वियतनाम हो, ये सारे देश भारत को ये क्यों नहीं बोल रहे कि भारत आप तेजस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी हमें दीजिए? सोचिए, इसका कारण है जो पॉइंट ऊपर मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं भारत की सेना ने अभी तक तेजस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, अर्जुन मेन बैटल टैंक, इनको अब्जॉर्ब नहीं किया है। इनको लेके अभी भी रिलक्टेंस है, रेजिस्टेंस है। हमारी फौज इसको अच्छे नज़रिए से नहीं देख पा रही। हमारी फौज तेजस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में कमियां बता रही है। हमारी फौज अर्जुन मेन बैटल टैंक में कमियां बता रही है। हमारे जब खुद की सेना एक टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई लीवरेज नहीं रहेगा कि हम एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को बेच पाए, क्योंकि दूसरे देश को बेचने के लिए आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो ब्रह्मोस को लेके हमारी सेना ने कॉन्फिडेंस दिखाया, वो कॉन्फिडेंस अभी तक तेजस को और अर्जुन मेन बैटल टैंक को लेके नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक सिंपल साधारण सी चीज़ करनी है दोस्तों। वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे फोकस देना है। उस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इंश्योर ये करना है कि उसका एक्सेप्टेंस हमारी सेना करे, उसका एक्सेप्टेंस हमारी सेना एक पॉजिटिव तरीके से करे, जैसे ब्रह्मोस का हुआ है। और इस एक्सेप्टेंस से सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि इससे एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, और वो सिग्नल ये जाएगा दूसरे देशों में कि उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा इस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब करने का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ब्रह्मोस के बारे में बताया अभी, एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि ब्रह्मोस एक तरीके से हमारा चाइना की डिलेमा और हमारे चाइना को मिटिगेट करने की एक नई स्ट्रैटेजी है। लोग हमेशा ये पूछते हैं और बोलते हैं, अखबारों में ये बात कई बार आती है कि भारत के पास चीन को लेके मैनेज करने की स्ट्रैटेजी नहीं है। दोस्तों, ये ओपिनियंस है। ये ओपिनियंस हम आंसर में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ओपिनियन सरकार का नहीं है। ये ओपिनियन किसी राइटर का है जिसने अखबार में आर्टिकल लिखा है। आपको सरकार की नीति लिखनी है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। हम चाइना को बहुत अलग तरीके से, अनोखे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हमारा तरीका मैनेज करने का ये है कि आज की डेट में भारत ने ये चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि वो देश, जिन देशों को चाइना परेशान करता है, और अगर उन देशों के साथ हमारे अर्थव्यवस्थिक रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिश्ते, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, और अगर उन रिश्तों में चाइना के असर्टिव बिहेवियर से दोनों देशों के एंगेजमेंट में कोई बाधा है, तो हम उस देश के साथ सिर्फ डिप्लोमेटिकली एंगेज नहीं करेंगे, सिर्फ हिस्टोरिकली एंगेज नहीं करेंगे, अब ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्रीली भी एंगेज करेंगे। तो वी कैन से वन थिंग कि इंडिया इज शेडिंग ऑफ इनहिबिशंस। जो हमारे मन में पहले डर था कि नहीं, चाइना को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, हम प्रोवोक अभी भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉमन थ्रेट है चाइना का, और उस कॉमन थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि उस देश की सुरक्षा को मजबूत करना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम ब्रह्मोस देते हैं एक तरीके से वियतनाम को या फिलीपींस को या यूएई को या सऊदी अरेबिया को, किसी को भी, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तहत एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं कि भारत सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कॉमन सुरक्षा के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ब्रह्मोस फिलीपींस को देने से इंडो पैसिफिक में एक नया चर्न आ गया है, और वो नया चर्न कुछ ऐसा है कि अब कहीं ना कहीं चाइना को ये मैसेज पहुंच रहा है कि वो भारत को जितना मर्जी तंग कर ले, लेकिन भारत के पास ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो दोस्तों, पूरे इस ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को सिर्फ चाइना के एंगल से नहीं, डिप्लोमेसी के एंगल से, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के एंगल से
आपको देखने की आवश्यकता है। तो आई होप कि दोस्तों ये छोटे से वीडियो में भारत की जो ये नई डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी आज की डेट में इमर्ज हुई, इस एनालिसिस से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।